हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी साथी बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज अपन 2018 का पेपर हल करेंगे। तो इसमें से हम हिंदी के 50 क्वेश्चन व्याख्या सहित हल करेंगे। तो सारे क्वेश्चन 2018 के पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इस पेपर को अपन हल करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर दोस्तों आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो, आज के अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का जो अपना पेपर है वो पेपर आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम से पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को बीच में से कहीं से मिस मत करना। तो आप देख सकते हो, ये पेपर है यूपीएसएससी का ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा 2018 व्याख्यात्मक हल सहित प्रश्न पत्र। तो इसमें अपन हिंदी के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 50 क्वेश्चन है हिंदी के। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो इन पत्रों में से कौन सा पत्र व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यापारिक पत्र, प्रार्थना पत्र, संपादक के नाम पत्र, मित्र का पत्र। तो इन चारों में से कौन सा पत्र व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा? तो इसमें जो मित्र का पत्र है वो किस पत्र की श्रेणी में आएगा? व्यक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। तो आप देख सकते हो कि व्यक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। व्यक्तिगत पत्र और व्यक्तिगत पत्र किस पत्र की श्रेणी में आते हैं? अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। इन पत्रों से तात्पर्य ऐसे पत्रों से जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में व्यापारिक सदस्यों, मित्रों, अन्य परिजनों को लिखा जाता है। तो व्यक्तिगत पत्र कौन से होते हैं? व्यक्तिगत पत्र वो पत्र होते हैं जो अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। और इन पत्रों से तात्पर्य ऐसे पत्रों से जिन्हें व्यक्तिगत मामलों के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों व अन्य परिजनों को लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्र की विशेषता नहीं है? तो इसमें पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? संक्षिप्तता, प्रेषक, क्रमबद्धता, विनयशीलता। तो इसमें पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। जो प्रेषक है वो पत्र की विशेषता नहीं है। प्रेषक इसमें पत्र की विशेषता नहीं है। इसकी व्याख्या है, एक अच्छे प्रश्न पत्र में उद्देश्य शैली, सहजता, विनयशीलता, शिष्टाचार, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, व्याकरण सुलेख आदि की विशेषता गुण होने चाहिए। तो इसमें पत्र की विशेषता कौन सी नहीं है? प्रेषक पत्र की विशेषता नहीं है। और पत्र की जो विशेषता है वो है संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, विनयशीलता। एक अच्छे प्रश्न पत्र में उद्देश्य, शैली, सहजता, विनयशीलता, शिष्टाचार, संक्षिप्तता, क्रमबद्धता, व्याकरण सुलेख आदि के विशेष गुण होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? तो गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र निम्नलिखित में से किस पत्र की श्रेणी के अंतर्गत आएगा? प्रार्थना पत्र, व्यापारिक पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र। तो किस पत्र की श्रेणी में आएगा? शिकायती पत्र। डी ऑप्शन सही होगा। गंदगी की समस्या से पीड़ित मोहल्ले वासियों की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष को लिखा गया पत्र शिकायती पत्र की श्रेणी में आएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आ, ई, उ, ओ। तो कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? तो इसमें जो ये है अपना ओ, ये क्या है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब इसकी व्याख्या देख लो। स्वर उन वर्णों को कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। तो स्वर किन वर्णों को कहा जाता है?
जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है। ए, ई, उ, री ह्रस्व स्वर हैं तथा आ, ई, उ दीर्घ स्वर हैं और ए, आई, ओ, औ संयुक्त स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका जो सी नंबर के ऑप्शन में है अध्ययन, वो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अध्ययन शब्द वर्तनी वाला शुद्ध शब्द है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, उत्तरदायी, तो उत्तरदायी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। उत्तरदायी वर्तनी की दृष्टि से बी ऑप्शन में सही है। अगला क्वेश्चन है, संधियां 3 प्रकार की होती हैं। संधियां कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है? तो इसमें से संधि का प्रकार कौन सा नहीं है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अनुस्वार संधि। तो इसमें से संधि का प्रकार कौन सा नहीं है? तो अनुस्वार संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि, ये तो है स्वर संधि के प्रकार। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। अनुस्वार संधि है, ये संधि का प्रकार नहीं है। संधि के प्रकार स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसकी व्याख्या देख लो। संधियां 3 प्रकार की होती हैं। संधियां कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? स्वर संधि। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? व्यंजन संधि। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है? विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? जगदम्बा, विद्यालय, अहंकार, संतोष। तो कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसमें विद्यालय व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। विद्यालय व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। बी ऑप्शन सही होगा। विद्यालय विद्या प्लस आले व्यंजन संधि का नहीं बल्कि किसका है? स्वर संधि के एक उपभेद दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। यदि ए, आ, ई, ओ, एवं री के बाद वे ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ एवं री हो जाते हैं। जैसे जगत प्लस अम्बा, जगदम्बा, सम प्लस तोष, संतोष और अहम प्लस कार, अहंकार। तो ये क्या है? व्यंजन संधि के उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या द्वंद्व समास। तो देशभक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा है? तत्पुरुष समास है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देशभक्ति का समास विग्रह होगा, देशभक्ति का समास विग्रह होगा देश के लिए भक्ति। इसमें तत्पुरुष समास का एक उपभेद संप्रदान तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? अंतिम प्रधान होता है। और देशभक्ति का समास विग्रह क्या होगा? देश के लिए भक्ति। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो पंचवटी में कौन सा समास है? तो दोस्तों पंचवटी में कौन सा समास है?
द्विगु समास है। पंचवटी में द्विगु समास है। पंचवटी का समास वट्टों का समाहार। इसमें द्विगु समास है। जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो वह द्विगु समास कहलाता है। जिस समास का पहला पद संख्या बोधक हो वो क्या कहलाता है? द्विगु समास। तो पंचवटी में कौन सा समास हो गया? द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है? ए, अधि, री या ई। तो 11 के क्वेश्चन में अधिकारी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें अधि उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? अधि उपसर्ग है। अधिकारी शब्द में अधि उपसर्ग है। अधिकारी में अधि उपसर्ग है। अधि उपसर्ग का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर, सामीप्य। तो अधि के क्या अर्थ होते हैं? श्रेष्ठ, ऊपर, सामीप्य। इस उपसर्ग से निर्मित अन्य शब्द हैं अधिकरण, अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिपति आदि आदि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं है? तो इनमें से ए उपसर्ग किस में नहीं है? ए कथ में, ए भेद में, ए चूक में, ए नुज में। तो निम्नलिखित में से किस शब्द में ए उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों आपके अनुज में ए उपसर्ग नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुज शब्द में ए उपसर्ग नहीं बल्कि अनु उपसर्ग लगा है। ए निषेध के अर्थ में उपसर्ग से निर्मित शब्द है। ए कथ्य, ए भेद, ए चूक, ए पढ़, ए जान, अलग आदि। अनु, अनु का अर्थ होता है कर्म, पश्चात या समानता के अर्थ में। उपसर्ग से बने शब्द यानी अनु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं अनुकरण, अनुवाद, अनुचर, अनुपात, अनुकूल आदि शब्द अनु उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? शेरनी, मोरनी, नौकरानी, कूटनी। तो इनमें से कौन से शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है? तो दोस्तों नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं लगा है। सी ऑप्शन सही होगा। शेर प्लस नी, मोर प्लस नी, कूट प्लस नी, तो शब्द में नी प्रत्यय लगा हुआ है। जबकि नौकरानी में नौकर प्लस आनी, आनी प्रत्यय लगा हुआ है। नौकरानी में नी प्रत्यय नहीं बल्कि आनी प्रत्यय लगा है। शेरनी, मोरनी, कूटनी में नी प्रत्यय लगा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें कौन सा शब्द तत्सम यानी संस्कृत का नहीं है? कपाट, कीटक, कुंभकार, कुची। तो कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। जो कुची शब्द है वो संस्कृत का शब्द नहीं है। कुची शब्द तत्सम शब्द नहीं है। कपाट, कुंभकार तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव शब्द क्रमशः किवाड़ व कुम्हार हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? यानी इसमें से कौन सा शब्द हिंदी का शब्द है? पक्ष, पक्षी, पतन, पत्ता। तो चारों में कौन सा शब्द तद्भव है? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। जो पत्ता शब्द है वो किस भाषा का शब्द है? हिंदी का। पत्ता शब्द हिंदी भाषा का शब्द है। पत्ता तद्भव शब्द है जिसका तत्सम शब्द होगा पत्तर। पक्ष तथा पक्षी तत्सम शब्द हैं जिनके तद्भव होंगे पंख तथा पंछी। तो पत्ता का तो तत्सम क्या हो जाएगा? पत्तर। पक्षी का हो जाएगा पंछी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सोलह, शोभन, सोता, सोना। तो इनमें कौन सा शब्द संस्कृत का यानी तत्सम शब्द है?
तो इसमें तत्सम शब्द है वो है शोभन। कौन सा शब्द है? शोभन। शोभन शब्द तत्सम शब्द है। शोभन शब्द तत्सम है जिसका तद्भव होगा सोहन। सोलह, सोता एवं सोना ये शब्द क्या है? तद्भव, यानी हिंदी के शब्द हैं जिनके तत्सम यानी संस्कृत के होंगे षोडश, स्रोत या स्वर्ण। तो 16 को तो क्या कहते हैं? षोडश, और सोता को स्रोत कहते हैं, और सोना को क्या कहते हैं? स्वर्ण। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद किए गए हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद गलत है? तत्सम, तद्भव, यौगिक, विदेशी। तो इसमें आपका यौगिक गलत होगा। यौगिक की जगह क्या आएगा? देशी। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। रचना या बनावट के अनुसार शब्दों के भेद हैं 3, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद हो गए? 3, यौगिक, रूढ़, योगरूढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? सभा, कक्षा, भीड़, दौड़। तो इसमें कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें दौड़ शब्द है वो समूहवाचक संज्ञा नहीं है। डी ऑप्शन सही होगा। जिस संज्ञा से वस्तु, व्यक्ति के समूह का बोध हो उससे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सभा, कक्षा, भीड़, दल, गिरोह, गुच्छा, कुंज आदि सारे उदाहरण किस संज्ञा के हैं? समूहवाचक संज्ञा के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? खटाई, मिठाई, दूध, ठंड। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो दोस्तों दूध शब्द है वो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तु का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे दूध है, पानी है, लोहा, सोना, चांदी, तेल आदि। अगला क्वेश्चन है, वह आप ही चला जाएगा। वह आप ही चला जाएगा वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। तो दोस्तों आप शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आप शब्द में सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। बी ऑप्शन सही होगा। आप शब्द में कौन सा है? निजवाचक। प्रश्नगत वाक्य में रेखांकित शब्द आप निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, किंतु इसका प्रयोग पुरुषवाचक के अन्य पुरुष वाले आप से बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है किंतु स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है, इसलिए ये कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है, गिलास में थोड़ा दूध है वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो गिलास में थोड़ा दूध है, तो ये थोड़ा शब्द किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाणवाचक, संख्यावाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। तो ये उदाहरण है परिमाणवाचक विशेषण का। प्रसंगत वाक्य में रेखांकित शब्द थोड़ा परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण किसी वस्तु की नाप तोल का बोध कराता है। तो थोड़ा शब्द क्या है? परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, रूप, धातु, शब्द।
जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु क्रियापद के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। रूप को धातु कहते हैं और धातु क्रिया के उस अंश को कहते हैं जो किसी क्रिया के प्राय सभी रूपों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैं वहां होकर आया हूं। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं, वहां, होकर या हूं। तो इसमें कौन सा शब्द अव्यय शब्द है? तो दोस्तों इसमें जो अव्यय शब्द है वो है वहां। मैं वहां होकर आया हूं। वाक्य में वहां शब्द क्या है? अव्यय। ये क्रिया विशेषण अव्यय है। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस शब्द से क्रिया की विशेषता प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो वहां शब्द क्या है? अव्यय। अगला क्वेश्चन है, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया। तो इसमें अव्यय कौन सा है? कटोरा, दूध, पिया या भर, कौन सा शब्द अव्यय है? तो दोस्तों इसमें जो भर शब्द है वो क्या है? अव्यय। भर शब्द क्या है? अव्यय। कटोरा भर दूध पिया। कटोरा भर दूध पिया वाक्य में अव्यय शब्द है भर। यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अवधारण अर्थ में रीतिवाचक क्रिया विशेषण है तो, हो, मात्र, भर, तक, सा आदि। तो ये सारे शब्द किसके उदाहरण हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बेसहारा, यतीम, निराश्रित, अनाड़ी। तो कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? बताओ अनाथ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बेसहारा, यतीम, निराश्रित, अनाड़ी। तो दोस्तों इसका पर्यायवाची नहीं है अनाड़ी। अनाड़ी शब्द अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ का पर्यायवाची अनाड़ी नहीं है। अनाथ के पर्यायवाची हैं बेसहारा, यतीम, निराश्रित, नाथहीन, दीन। ये सारे शब्द किसके उदाहरण हैं? अनाथ के पर्यायवाची के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या है? विरोध, प्रतिकूल, विलक्षण, विपरीत। तो निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो दोस्तों विचित्र का पर्यायवाची होगा विलक्षण। सी ऑप्शन सही होगा। विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? विलक्षण। विचित्र का पर्यायवाची विलक्षण है। इसके अन्य पर्यायवाची हैं अद्भुत, अनोखा, अनूठा आदि। विपरीत के पर्यायवाची हैं विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा, खिलाफ। तो विचित्र के पर्यायवाची तो क्या है? विलक्षण। और इसके अन्य पर्यायवाची अद्भुत, अनोखा, अनूठा है। जबकि विपरीत के पर्यायवाची क्या होते हैं? विरुद्ध, प्रतिकूल, उल्टा और खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा? अमर, मर्त्य, विश्व, विष। तो अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों अमृत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा विष। अमृत का विलोम विष है और अमर का विलोम मर्त्य है। अमर का विलोम क्या है? मर्त्य। और अमृत का विलोम क्या है? विष। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति, निंदे, श्लाघ्य, निरुद्ध। तो दोस्तों निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति। ए ऑप्शन सही होगा। निंदा का विलोम स्तुति है। निंदे का विलोम वंदे या स्तुते है। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट को कोई नहीं टाल सकता। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुनें। डॉट डॉट के लिए कोई नहीं टाल सकता।
रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। नियत, नियति, निमित, नमित। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही होगा। नियति को कोई नहीं टाल सकता। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द नियति है। पूरा वाक्य इस प्रकार होगा, नियति को कोई नहीं टाल सकता। अगला क्वेश्चन है, अपने के लिए लड़ना धर्म है। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द चुने। सत्व, शवत्व, सम्मति, सम्मत। तो अपने के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द कौन सा है? तो इसमें उचित शब्द होगा शवत्व। बी ऑप्शन सही होगा। रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द शवत्व है। पूरा वाक्य इस प्रकार होगा, अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म है। अगला क्वेश्चन है, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश चुनें। जिस पर कोई नियंत्रण न हो, जो नियमानुकूल न हो, जिसके संबंध में कोई निर्णय न हुआ हो, जिसका निवारण न हो सकता हो। तो अनियमित के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? तो दोस्तों, अनियमित के लिए जो उचित वाक्यांश है वो है जिसका निवारण न हो सकता हो। डी ऑप्शन सही होगा। जिसका निवारण न हो सकता हो उसे क्या बोलते हैं? अनियमित के लिए उचित वाक्यांश है जो नियम के अनुकूल न हो। जो नियम के अनुकूल न हो उसे क्या बोलते हैं? अनियमित। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश है जो नियमानुकूल न हो। अगला क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुनें। आक्रमण, आक्रामक, आक्रांत, आत्मघाती। तो इसके लिए उचित शब्द है वो क्या है? आक्रांत। जिस पर आक्रमण हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द होता है आक्रांत। अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाले के लिए एक शब्द होता है आत्मघाती। तो जिस पर आक्रमण हो उसे तो क्या कहते हैं? आक्रांत। और अपने प्राण खुद ही समाप्त कर लेने वाले के लिए शब्द होता है आत्मघाती। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। कोई बखेड़ा खड़ा करना, गायब कर देना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है बना बनाया काम बिगाड़ देना। सी ऑप्शन सही होगा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ है बना बनाया काम बिगाड़ देना। अगला क्वेश्चन है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मात्र कल्पना करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, हार मान लेना। तो हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है हार मान लेना। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ है हार मान लेना। तो इसमें आपका कौन सा सही होगा? डी, हथियार डाल देना हार मान लेना। अगला क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का निम्नलिखित में से उपयुक्त अर्थ चुनें। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। बहुत गरीब, बहुत सहनशील, बहुत बीमार, बहुत कंजूसी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। तो दोस्तों इस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है वो है बहुत कंजूसी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का सही अर्थ है बहुत कंजूसी। 36 नंबर का क्वेश्चन है, वो निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? इसमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? रण में सेनापति की वीरता दिखाने के कारण राष्ट्रपति ने उसे वीर चक्र प्रदान किया। उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। उसने मान लिया कि दोष उसका है,
मेरा मित्र आया और हम दोनों सैर करने चल पड़े। तो इसमें कौन सा मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों इसमें जो मिश्र वाक्य है वो है सी, उसे लूटने के अतिरिक्त पीटा भी गया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी। विकल्प सी में प्रस्तुत वाक्य मिश्र वाक्य है, जिस वाक्य में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो और अन्य आश्रित यानी गौण उपवाक्य हो, जो आपस में जो, कि, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब, तब, जहां, वहां, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो आदि शब्दों से जुड़े हों उसे आश्रित वाक्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, तो इसका सरल रूप क्या होगा? बताओ। वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया, यह क्या है? संयुक्त वाक्य। इसका सरल रूप क्या होगा? क्योंकि वह दंड से बचना चाहता था इसलिए भाग गया। दंड से बचने के लिए वह भाग गया। वह भाग गया क्योंकि दंड से बचना चाहता था। वह भागा क्योंकि उसे दंड से बचना था। तो इसमें कौन सा सही होगा? बी, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। बी ऑप्शन सही होगा। प्रसंगत संयुक्त वाक्य का सरल रूप है, दंड से बचने के लिए वह भाग गया। 38 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वे अनेक विषय के ज्ञाता थे। इस समय 4 बजे हैं। सब लोग अपनी राय दें। आंसू से मेरा रुमाल भीग गया। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है इस समय 4 बजे हैं। बी ऑप्शन क्या है? शुद्ध वाक्य। इस समय 4 बजे हैं। यह व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध है। विकल्प ए में प्रस्तुत वाक्य में अनेक विषय के स्थान पर अनेक विषयों का प्रयोग होगा। विकल्प सी में अपनी के स्थान पर अपनी अपनी का प्रयोग, जबकि विकल्प डी में आंसू के स्थान पर आंसू का होना चाहिए। तो इसमें अनेक विषय की जगह अनेक विषयों की ज्ञाता। इस सब लोग अपनी अपनी राय दें, तो यहाँ एक अपनी ओर होगा। आंसू से मेरा रुमाल, तो यहाँ आंसू से होगा। क्या होगा? आंसू से। और वे अनेक विषयों के ज्ञाता थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्रमवाच्य वाला वाक्य चुने। तो इसमें से कौन सा वाक्य क्रमवाच्य वाला वाक्य है? ऐसा कहते हैं कि तुम लिख नहीं सकते। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। उसे सब कुछ बता दें। तो कौन सा वाक्य क्रमवाच्य वाला वाक्य है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया, ये क्या है? क्रमवाच्य वाला वाक्य। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया क्रमवाच्य वाला वाक्य है। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे क्रमवाच्य कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में मारा गया क्रिया का प्रभाव कर्म बिल्ली के हाथों पर पड़ रहा है और वाक्य में कर्म की प्रधानता है, अतः इसमें क्रमवाच्य है। एक बार दोबारा से देख लें क्रमवाच्य क्यों है। बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया कर्मवाच्य वाला वाक्य है। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में मारा गया क्रिया का प्रभाव कर्म यानी बिल्ली के हाथों पर पड़ रहा है और वाक्य में कर्म की प्रधानता है, अतः इसमें कर्मवाच्य है। अगला क्वेश्चन है, से के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? अपादान, कारण, संप्रदान, अधिकरण। से व के द्वारा किस कारक का प्रसर्ग है? तो ये किसके हैं? करण कारक के। बी ऑप्शन सही होगा। करण कारक के उदाहरण है।
करक कारक का परसर्ग से के द्वारा है, जबकि अपादान कारक से अलग अर्थ में संप्रदान कारक का को या के लिए अधिकरण कारक में पर आदि। तो अधिकरण कारक के तो परसर्ग है में व पर, संप्रदान कारक के जो परसर्ग है वो को व के लिए, अपादान कारक के जो परसर्ग है वो है से यानी अलग होने के अर्थ में, जबकि कर्ण कारक के जो परसर्ग है वो से व के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। तो मुझसे शब्द के आधार पर बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। मुझसे शब्द में कौन सा कारक है, संप्रदान, अपादान, कर्ण कारक, अधिकरण। इसमें कौन सा कारक है, अपादान कारक है। रेखांकित शब्द मुझसे में कौन सा कारक है, रेखांकित शब्द मुझसे के आधार पर प्रश्नगत वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से होता है, तो अलग होने के अर्थ में से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें से परसर्ग होता है उसमें अपादान कारक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। देश, नगर, द्वीप, झील। तो इसमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। तो इसमें आपका झील शब्द है वो क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। झील शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि देश, नगर, द्वीप शब्द है पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। कथा, सरसों, कुटी, लता। इसमें कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। तो इसमें आपका जो सरसों शब्द है वो दोनों में समान रहता है। सरसों शब्द एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहता है। कथा, लता बहुवचन है, क्रमशः कथाएं, लताएं होगा। कुटी शब्द बहुवचन कुटिया होगा, जबकि सरसों शब्द एक वचन बहुवचन दोनों में समान रहता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। वे गए, वे खा रहे थे, वे आए थे, वे सोकर उठे हैं। तो कौन सा पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। तो इसमें जो पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है वो कौन सा है, सी, वे आए थे। ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, सी ऑप्शन सही होगा। वे आए थे, वे आए थे वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया की समाप्ति के समय का स्पष्ट बोध होता है कि क्रिया को समाप्त हुए काफी समय बीता है, पूर्ण भूतकाल कहलाता है। विकल्प ए का शब्द सामान्य भूतकाल और विकल्प बी का शब्द अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया 343 अनुच्छेद 344। तो कौन से अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। तो 343 में हिंदी को राजभाषा और लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है। अनुच्छेद 343 वन के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप होगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। बांगरू, हाड़ौती, बुंदेली, कनौजी। तो कौन सी बोली बोली जाती है। सी एंड डी दोनों।
बुंदेली और कनौजी। कनौजी बुंदेली दोनों बोलियां यूपी प्रदेश में बोली जाती हैं। कनौजी बोली कनौज, फर्रुखाबाद, इटावा और रियादी जिलों में, जबकि बुंदेली झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा जिलों में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद क्या होगा? मामला अभी भी विचाराधीन है, इसका अंग्रेजी उचित अनुवाद क्या होगा? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही होगा, द मैटर इन अंडर कंसिडरेशन। मामला अभी भी विचाराधीन है, वाक्य का उचित अंग्रेजी अनुवाद है द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। अगला क्वेश्चन है, एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड, वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? आवेदन अस्वीकृत किया जाए, आवेदन अस्वीकार करें, आवेदन स्वीकार न करें, आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है। तो एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड वाक्य का उचित हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो इसका जो उचित अनुवाद होगा वो होगा आवेदन अस्वीकृत किया जाए। ए ऑप्शन सही होगा, आवेदन अस्वीकृत किया जाए। एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड वाक्य का सही हिंदी अनुवाद है आवेदन अस्वीकृत किया जाए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि अपने सभी साथियों को इस वीडियो का फायदा मिल सके। अगर आपने एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।